अंग्रेजी में एक मुहावरा है, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। इसी टाइटल से ब्रिटिश लेखक जेफरी आर्चर ने 80 के दशक में ब्रिटेन की सियासत पर एक काल्पनिक उपन्यास भी लिखा था। इसका मतलब है किसी विशेष समूह में शामिल व्यक्तियों में से किसी एक का ओहदा, प्रतिष्ठा, हैसियत आदि सबसे ऊपर होना। इसे देश की केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री के पद से समझा जा सकता है। मंत्रिमंडल में सभी मंत्री ही होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की हैसियत बाकी सभी मंत्रियों से ज्यादा होती है। उसके मुताबिक ही मंत्रिमंडल तय होता है, वह इसका मुखिया है। दुनिया के लिए प्रधानमंत्री ही देश का चेहरा होता है और यही वो पद है जिस पर आजादी के बाद दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचा है। हमने जो आपको अंग्रेजी के मुहावरे फर्स्ट अमंग द इक्वल की बात जो आपको बताई, उसका काशीराम के जीवन की एक घटना और उद्देश्य दोनों से गहरा संबंध है। कहते हैं कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने काशीराम को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन काशीराम ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देने वाले काशीराम सत्ता को दलित की चौखट तक लाना चाहते थे। वे राष्ट्रपति बनकर चुपचाप अकेले बैठने वालों में से नहीं थे। आज हम यूपी के पॉलिटिकल इतिहास की अगली कड़ी में इन्हीं काशीराम के निजी और सार्वजनिक करियर के बारे में आपको रूबरू करा रहे हैं, जिसने राजनीतिक बसपा का गठन कर एक तरफ से बाबा साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का ही काम किया। न सिर्फ दलित राजनीति बल्कि पूरी भारतीय राजनीति का व्याकरण बदल कर रख देने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के एक गांव खवासरपुर में हुआ था। वे जिस परिवार में पैदा हुए थे वह पहले हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति का परिवार था, लेकिन बाद में इस परिवार ने सिख धर्म को अपना लिया और उस दौर में पंजाब में हिंदू धर्म के पिछड़ी जातियों के कई परिवारों ने सिख धर्म को अपनाया था। इसकी मूल वजह ये बताई जाती है कि जितना भेदभाव हिंदू धर्म में पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ होता था, उतना भेदभाव सिख धर्म में नहीं होता था। काशीराम जिस परिवार में पैदा हुए थे उसे आर्थिक और सामाजिक तौर पर ठीक ठाक कहा जा सकता है। उनके पिता हरि सिंह के सभी भाई सेना में थे। हरि सिंह सेना में भर्ती नहीं हुए थे क्योंकि जो 4 एकड़ की पैतृक जमीन परिवार के पास थी, उसकी देखभाल के लिए किसी पुरुष सदस्य का घर पर होना जरूरी था। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से काशीराम को बचपन में उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। काशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। इनमें से अकेले काशीराम ने रोपड़ के गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। काशीराम को अंबेडकर और उनके विचारों से परिचित कराने का काम डी.के. खपारडे ने किया। खपारडे भी DRDO में ही काम करते थे। खपारडे ने ही काशीराम को अंबेडकर की एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए दी थी। जिस रात काशीराम को यह किताब मिली, उस रात ही वे 3 बार इस किताब को पढ़ चुके थे। वे सोए ही नहीं। इसके बाद उन्होंने अंबेडकर की वह किताब भी पढ़ी जिसमें उन्होंने यह विस्तार से समझाया है कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने अछूतों का कितना बुरा किया है। काशीराम ने बाद में कई मौकों पर माना कि इन 2 किताबों का उस पर सबसे अधिक असर रहा। यहाँ से काशीराम जिस रास्ते पर चल पड़े उसमें सरकारी नौकरी ज़्यादा दिनों तक चलनी नहीं थी। नौकरी छोड़ने की वजह के तौर पर यह बताया जाता है कि उन्होंने पिछड़ी जाति के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अंबेडकर, वाल्मीकि और बुद्ध जयंती पर छुट्टी की मांग के लिए हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि काशीराम ने 1971 में सरकारी नौकरी तब छोड़ी जब एक पिछड़ी जाति की महिला द्वारा सभी पात्रता पूरी किए जाने के बावजूद उसे नौकरी पर नहीं रखा गया। कहा जाता है कि काशीराम ने उस अधिकारी के साथ मारपीट की जिसने उस महिला को नौकरी देने से मना कर दिया। जिस दौर में काशीराम दलितों के उत्थान के मकसद के साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, उस दौर में देश का प्रमुख दलित संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी। काशीराम इससे जुड़े और जल्दी ही उनका इससे मोहभंग भी हुआ। 14 अक्टूबर 1971 को काशीराम ने अपना पहला संगठन बनाया और इसका नाम था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। संगठन के नाम से साफ है कि काशीराम इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को जोड़ना चाहते थे।
लेकिन सच्चाई एक यह भी है कि उनका लक्ष्य ज़्यादा व्यापक था नहीं और वे शुरुआत में कोई ऐसा संगठन नहीं बनाना चाहते थे जिससे उसे सरकार के कोपभाजन का शिकार होना पड़े। 1973 आते आते काशीराम और उनके सहयोगियों की मेहनत के बूते यह संगठन महाराष्ट्र से फैलता हुआ दूसरे राज्यों तक पहुंच गया। इसी साल काशीराम ने इस संगठन को एक राष्ट्रीय चरित्र देने का काम किया और इसका नाम हो गया ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। यह संगठन बाम सेफ के नाम से मशहूर हुआ। यह घोषणा देश की राजधानी दिल्ली में की गई। 80 के दशक की शुरुआत आते आते यह संगठन काफी बढ़ा। उस वक्त बाम सेफ ने दावा किया कि उसके 92 लाख सदस्य हैं, जिनमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी शामिल हैं। काशीराम ने 1981 में DS4 की स्थापना की। DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इनका मुख्य नारा था ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, इनको छोड़कर बाकी सब हैं DS4। यह एक राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन दलित इसके जरिए काशीराम न सिर्फ दलितों को बल्कि अल्पसंख्यकों के बीच भी एक तरह की गोलबंदी करना चाह रहे थे। DS4 के तहत काशीराम ने संघन जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने एक साइकिल मार्च निकाला जिसने 7 राज्यों में तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा की। अगड़ी जाति के खिलाफ विश्वमन करने वाले नारों के जरिए जो जनसंपर्क अभियान काशीराम चला रहे थे, उससे वह वर्ग उनके पीछे गोलबंद होने लगा, जिसके साथ लाने के लिए काशीराम ने DS4 बनाया था। इसी सामाजिक पूंजी से उत्साहित होकर काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को एक राजनीतिक संगठन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी ने सियासत में जो भी हासिल किया उसमें उस मजबूत बुनियाद की सबसे अहम भूमिका रही जिसे काशीराम ने DS4 के जरिए रखा था। काशीराम को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में अगर वे खुद आगे आते हैं तो उनकी स्वीकार्यता बेहद व्यापक नहीं होगी, क्योंकि उन्हें इस सूबे में बाहरी यानी कि पंजाबी के तौर पर देखा जाएगा। उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए वहीं का कोई दलित चेहरा चाहिए था। ऐसे में उन्होंने मायावती को चुना, जो 3 जून 1995 को प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी। काशीराम और मायावती की बहुजन समाज पार्टी में फर्क को बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता AR अकेला कई नारों के जरिए बताते हैं। काशीराम के लिए वे दीवारों पर नारे लिखते थे, जो बहुजन की बात करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा। कुमारी मायावती के सुप्रीमो बनने के बाद नारा आया, सर्वजन के सम्मान में BSP मैदान में। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती लिखती हैं कि वे बहुजन समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ हिंदू ऊंची जातियों के गरीबों, छोटे मछली किसान, व्यापारियों और दूसरे कारोबारी लोगों के हितों के लिए भी प्रतिबद्ध है। मायावती इस प्रचार को झूठ का पुलिंदा और मनोवादियों की शरारत बताती हैं कि BSP केवल दलितों के हितों में सोचती है और ऊंची जातियों के, हिंदुओं और समाज के दूसरे समुदायों के विरोधी है। राजनीतिक दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी से पहले काशीराम ने पिछड़े, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और कर्मचारियों के बीच DS4 के जरिए अपना आधार बनाया। काशीराम का मानना था कि जब जब कोई दलित संघर्ष मनुवाद को अभूतपूर्व चुनौती देते हुए सामने आता है, तब तब ब्राह्मण वर्चस्व वाले राजनीतिक दल, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, उनके दलित नेताओं को सामने लाकर आंदोलन को कमजोर करने का काम करते हैं। काशीराम ने लिखा है, औजार, दलाल, पिट्ठू अथवा चमचा बनाया जाता है सच्चे खरे योद्धा का विरोध करने के लिए। जब खरे और सच्चे योद्धा होते हैं, चमचों की मांग तभी होती है। जब कोई लड़ाके, कोई संघर्ष, कोई लड़ाई और किसी योद्धा की तरफ से कोई खतरा नहीं होता, तो चमचों की जरूरत नहीं होती, उनकी मांग नहीं होती। प्रारंभ में उनकी उपेक्षा की गई, किंतु बाद में जब दलित वर्गों का सच्चा नेतृत्व सशक्त और प्रबल हो गया तो उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकी। इस मुकाम पर आकर ऊंची जाति के हिंदुओं को यह जरूरत महसूस हुई कि वे दलित वर्गों के सच्चे नेताओं के खिलाफ चमचे खड़े करें। इस पूरे सफर में काशीराम ने लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा। इसके लिए सैकड़ों किलोमीटर साइकिल दौड़ाई और मीलों पैदल चले। ऐसे भी कई मौके आए जब उन्होंने फटी कमीज पहनकर भी दलितों की अगुवाई की। उन्हें नीली या सफ़ेद कमीज के अलावा शायद ही किसी और रंग के कपड़े में देखा गया हो। भले ही BSP की स्थापना को उस वक्त मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी हो, लेकिन देश के सियासी पटल पर काशीराम के विचारों वाली बहुजन समाज पार्टी के उभार से राजनीति फिर पहले जैसी नहीं रही।
90 के दशक के मध्य तक काशीराम की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें शुगर के साथ ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी। 1994 में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। 2003 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया। लगातार तबीयत खराब होती गई और सेहत ने 2004 तक आते आते उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया और आखिरकार 9 अक्टूबर 2006 को लंबी बीमारी के बाद काशीराम का नई दिल्ली में निधन हो गया। आशा करते हैं कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तमाम ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप बने रहें सिंस इंडिपेंडेंस।